अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आदाब, इस्तकबाल है आपका, स्वागत है आपका परभनी अपडेट न्यूज़ परभनी महाराष्ट्र इंडिया से। मैं आपका मेज़बान कलीम कुरैशी। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की सबसे अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ पर नज़र। नाजरीन, आपको बता दें कि कल 1 नवंबर को भी पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट के तमाम 9 तालुकों में कहीं पर भी किसी किस्म की कोई पाबंदी परभनी ज़िला प्रशासन की तरफ से नहीं लगाई गई है। कल 1 नवंबर को भी पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट का मार्केट खुला रहेगा। सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक वो तमाम दुकानें, तमाम कारोबार खुले रहेंगे जिनको पहले से जिला प्रशासन ने खुला रखने का आदेश दिया था। तो वहीं पर मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे, बौद्ध विहार, इनके लिए कोई नया आदेश महाराष्ट्र शासन से परभनी जिला प्रशासन को नहीं मिला है। तो वहाँ पर वैसे ही पूजा, प्रार्थना, इबादतें होंगी जैसे पहले के आदेश में दिया गया था। तो वहीं पर स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन क्लासेस, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, इनके लिए भी कोई नया आदेश नहीं आया है। तो कुल मिलाकर कल 1 नवंबर को पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट का मार्केट खुला रहेगा सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की दूसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। नाजरीन, दूसरी अहम खबर परभनी के दत्तनगर जो जिंतूर रोड पर आता है वहां से आई है। और गुज़िश्ता दिनों में घर को बंद देखकर वहां पर चोरों ने अपना हाथ साफ किया है। लगभग 1,25,000 रुपये का मुद्दे माल और जिसमें सोना, चांदी, कैश को मिलाकर 1,25,000 रुपये की चोरी की गई। आपको बता दें कि दत्तनगर में रहने वाले बालाजी देशमुख साहब का ये घर है, जो उन दिनों में जिस दिन ये चोरी हुई उस दिन वो अपने गाँव झरी वहाँ पर गए हुए थे परिवार के साथ। लेकिन जैसे ही वो वापस आए तो उनको इस चोरी का पता चला। उन्होंने अपनी शिकायत नानालपेट पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई है। नानालपेट पुलिस स्टेशन के थाना प्रभारी कुंदन कुमार वाघमारे साहब और दूसरे कर्मचारियों ने जाकर चोरी की घटना का वहाँ पर पूरा जायज़ा लिया और आस पड़ोस के CCTV कैमरे तलाश किए गए, चेक किए गए, जिसमें 2 चोर उनके घर में घुसते हुए नज़र आ रहे हैं। और पुलिस ने चोरी का मामला अज्ञात चोरों के ऊपर दर्ज कर लिया है और पुलिस बड़ी ही सरगर्मी से चोरों की तलाश में लगी हुई है। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की तीसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। तीसरी जो अहम खबर है वो आज 31 अक्टूबर को परभनी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से केंद्र सरकार का यहाँ पर निषेध किया गया। केंद्र सरकार के विरोध में यहाँ पर नारेबाजी लगाई गई और परभनी कांग्रेस कमेटी की तरफ से यहाँ पर सत्याग्रह आंदोलन आज उपोषण ग्राउंड पर किया गया, जिसमें जो केंद्र सरकार ने जो नए कानून पास किए हैं, जो किसानों के, मज़दूरों के और कर्मचारियों के विरोध में जो कानून बनाए गए हैं वो पूरी तरह से काला कानून है। और उस कानून को जो कि मज़दूरों पर, किसानों पर पूरी तरह से जुल्म करने वाला कानून है, ऐसे काले कानून को जल्द से जल्द वापस लिया जाए। इसी के चलते आज उपोषण ग्राउंड परभनी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शहर जिला अध्यक्ष नदीम इनामदार साहब, जो नदीम इनामदार साहब है, उन्होंने और उनके साथ जो दूसरे कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी हैं उन तमाम ने आज धरना आंदोलन सत्याग्रह किया, जिसमें आपको बता दें कि परभनी शहर कांग्रेस कमेटी जिला अध्यक्ष नदीम इनामदार साहब मौजूद थे। तो उन्हीं के साथ में बाला साहब देशमुख भी मौजूद थे, जो सीनियर नेता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। तो उन्हीं के साथ में अभय देशमुख साहब भी मौजूद थे। तो उन्हीं के साथ में आज के इस सत्याग्रह आंदोलन में कॉरपोरेटर शकील मोहिउद्दीन साहब भी मौजूद थे। तो उन्हीं के साथ में शहर युवक जिला अध्यक्ष अकबर जागीरदार साहब भी मौजूद थे और उन्हीं के साथ में परभनी शहर ग्रामीण तमाम ही कांग्रेस के, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तमाम ही कार्यकर्ता, पदाधिकारी सैकड़ों की तादाद में आज के इस धरने आंदोलन में मौजूद थे। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की चौथी सबसे अहम खबर पर नज़र। चौथी जो अहम खबर है वो धार मांगनगांव रोड जो परभनी शहर महानगर पालिका का कचरा डिपो है, वहां पर भीषण आग लगी है। और घटना 30 अक्टूबर की है, जहां पर आग दोपहर के वक्त लगी थी, लेकिन आग धीरे धीरे काफ़ी बढ़ चुकी, पूरे एरिया में धुआं फैल चुका था और जिसके चलते वहां के लोगों को सांस लेने में तकलीफ़ होने लगी। फ़ौरन ही फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। तो फायर ब्रिगेड के जवानों की यहाँ पर तारीफ़ करनी होगी, उन्होंने फ़ौरन आग के ऊपर काबू पा लिया और बड़ी आग लगने से वहाँ पर बचाया जा सका। तो आपको बता दें कि फायर ब्रिगेड के जो जवान हैं उनमें दीपक कानोड़े, उन्होंने अपना वहां पर आकर इस पूरी आग पर काबू पाया। तो उन्हीं के साथ में सर्जेराव मुंडे वो भी उनके साथ में, उन्हीं के साथ में शेख महबूब साहब वो भी मौजूद थे। तो जो फायर फाइटर है और जो फायर गाड़ी है उसके ड्राइवर शेख मौला साहब भी मौजूद थे। इन जवानों की तारीफ़ की जा रही है कि उन्होंने बहुत ही जल्द उस आग पर काबू पा लिया। और लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ के आस पड़ोस के रहने वाले लोग ये मांग कर रहे हैं कि कचरा डिपो को यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि इस कचरा डिपो से
तरह तरह की बीमारियां उस एरिया में फैल रही है और आए दिन वहां पर आग लगती रहती है, जिसके चलते अभी सर्दियों का मौसम शुरू हो रहा है तो उससे ये धुएं की वजह से भी काफ़ी बीमारियां वहां पर हो सकती है, सांस लेने में तकलीफ़ हो सकती है और कोरोना की वजह से भी काफ़ी बीमारियों का ख़तरा यहाँ पर पैदा हो चुका है। तो ऐसी मांग भी ये हो रही है कि जल्द से जल्द कचरा डिपो को यहाँ से कहीं और ट्रांसफ़र किया जाए। आइए नाज़रीन, डालते हैं आज की पाँचवीं सबसे अहम खबर पर नज़र। पाँचवीं जो अहम खबर है वो सुरेश कुंडलिकराव नागरे को लेकर है, जिन्होंने 30 अक्टूबर को गुज़िश्ता कल 30 अक्टूबर को महाराष्ट्र के साबिक़ा मुख्यमंत्री और सार्वजनिक बांधकाम विभाग के मौजूदा मंत्री अशोक चव्हाण साहब, इनके हाथों से उनका पार्टी में प्रवेश किया गया और पार्टी में प्रवेश करते ही सुरेश कुंडलिकराव नागरे साहब ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला साधा है और उन्होंने हिटलर शाही की सरकार ऐसे बताया है केंद्र की भारतीय जनता पार्टी को, जो आए दिन नए नए ऐसे कानून बना रही है जो हिटलर शाही में हुआ करते थे। उसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार पहले से यहाँ पर महाराष्ट्र में थी, लेकिन अब उसके जाने के बाद महाविकास आघाड़ी की सरकार आई है, लेकिन केंद्र में जो सरकार है वो पूरी जुमलेबाजों की सरकार है, काम कुछ भी नहीं, सिर्फ जुमलेबाजी करती है। ऐसा आरोप भी नए कांग्रेस के नेता सुरेश नागरे साहब ने यहाँ पर किया है। तो आपको बता दें कि कहीं ना कहीं सुरेश नागरे साहब को परभनी में आने वाले दिनों में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, ऐसा भी विश्वसनीय सूत्रों के द्वारा पता चला है। कल 30 अक्टूबर को परभनी में जो साबिक़ा मुख्यमंत्री और बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण साहब का जो परभनी में दौरा था और यहाँ पर उनका दौरा दिन भर का जो दौरा था, उसमें कल कांग्रेस को और परभनी में एक नया युवा नेता जो उभर कर सामने आए हैं और उनका कल प्रवेश हुआ है। मैं बात कर रहा हूं सुरेश कुंडलिकराव नागरे साहब की, जिन्होंने कल साबिक़ा मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण साहब, इनके हाथों से उनका इस्तकबाल किया गया, उनको पार्टी में प्रवेश दिया गया। उनसे बात करते हैं, हमारे साथ नागरे भैया हैं। भैया, क्या कहेंगे आप, जो कल आपने प्रवेश किया है पार्टी में और एक जो नई लहर, जो ऊर्जा हम देख रहे हैं एज ए मीडिया परभनी के अंदर, काफ़ी जोश का माहौल नज़र आ रहा है। कल अशोक चव्हाण साहब ने अकबर जागीरदार जो युवक जिलाध्यक्ष है शहर के, उनके कार्यालय का, संपर्क कार्यालय का उद्घाटन किया। तो आप इसको कैसे देखते हैं और आने वाले दिनों में परभनी में कांग्रेस की पोजीशन क्या रहेगी, उस पर क्या कहें? पहली बात तो कांग्रेस की परिस्थिति परभनी जिले के लिए कभी भी फेवर में रही हुई है और मेरा प्रवेश होना मतलब मैं कांग्रेस का ही था। मेरे पिताजी कांग्रेस के विधायक थे, इधर से आमदार चुन के आए थे और कम से कम हम 25 साल से कांग्रेस के लिए हम कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे। पर कोई गलती थी जिसके कारण मैं पार्टी छोड़ रहा था और वो मेरी गलती थी और वो गलती मैंने एहसास करने के बाद मेरे को फिर से लगा कि मैं मेरे घर में जाना चाहिए और इसके लिए मैंने कल अशोक चव्हाण साहब के नेतृत्व के अंदर और वरपुरकर साहब के नेतृत्व के अंदर मैं पार्टी में प्रवेश किया है। और मैं ये आपको पक्का परभनी और सब लोगों को, वासियों को एक वादा करता हूँ कि इधर परभनी जिले में जिंतूर हो, परभनी तालुका हो, जिंतूर तालुका हो, शेलू तालुका हो कि आपका पालम तालुका है, जितने भी बाकी के हैं पूरे परभनी जिले में कार्यकर्ता, मैं सब कार्यकर्ताओं को साथ में लेके चलूंगा और तुमको ताकत दूंगा। और जो पब्लिक के, किसानों के कोई प्रश्न होंगे, कोई अनएम्प्लॉयमेंट के प्रश्न होंगे, कोई कामगार के प्रश्न होंगे, वो हम हमेशा उनके लिए उनके छोड़ने के प्रयत्न करेंगे और उनके साथ है। और जो भी शहर का विकास कैसा हो उसके ऊपर सबसे पहला हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा और पार्टी को और मजबूत करेंगे। और मुझे ये पक्का यह है कि आने वाले साल भर के अंदर ही आप देखिए कांग्रेस के कार्यकर्ता की संख्या और बढ़ेगी और कांग्रेस इधर बहुत मजबूत होगी। जैसे पहले 15-20 साल पहले कांग्रेस था वैसे, और कांग्रेस वैसे ही उस तरीके ताकत कांग्रेस की बढ़ेगी इस परभनी जिले में। भैया, जैसे कि आपको बॉर्न कांग्रेसी भी कहा जा सकता है, जबकि आपके पिताजी शुरू से ही कांग्रेस से जुड़े हुए थे, तो आपका कांग्रेस से पुराना नाता है, आपके पिताजी विधायक रहे हैं जिंतूर विधानसभा से, तो ये कहीं ना कहीं पुराना रिश्ता है। लेकिन अब जब आपने फिर एक बार कांग्रेस ज्वाइन की है, तो इसमें आपको क्या लगता है कि जो महाविकास आघाड़ी की सरकार है, इसमें आने वाले 4 साल का पीरियड अभी बाकी है और सरकार पूरी मजबूती से काम कर रही है महाराष्ट्र के अंदर, तो ये जो परभनी पिछड़ा हुआ ज़िला है हमारा, यहाँ पर जो इंडस्ट्री नहीं है, यहाँ पर जो रोज़गार नहीं है, लोग पलायन करते हैं, उसको देखते हुए आप यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं के लिए काम करेंगे? अभी विकास आघाड़ी पर जैसे कि आप कहेंगे कि अब महाविकास आघाड़ी है और ये सरकार बहुत मजबूत है,
कल माननीय चौहान साहब ने भी यही कहा था कि हमारे पार्टी को कोई, हमारी सरकार को कोई गिरा नहीं सकता। और मुख्यमंत्री साहब ने भी दशहरे के उनके भाषण में कहा कि भाई कि जिसको ताकत है तो आके गिरा के दिखाइए। तो ये पक्के, ये सिर्फ अफवाह फैलाई जा रही है, क्योंकि वो मतलब अभी बेचैन है बीजेपी वाले। उनको लगता है कि हमको सत्ता होगी, तो कभी भी बोलते हैं 2 महीने के बाद हमारे, 3 महीने के बाद हमारे, अप्रैल में सरकार आएगी, जून में हमारी आएगी। ऐसा कुछ होना नहीं है। कांग्रेस, ये जो महाविकास आघाड़ी सरकार है, 3 पार्टियों में से बनी हुई सरकार है, तो और बहुत मजबूत है और बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, लोगों के हित के काम हो रहे हैं, लोगों के हित के निर्णय अच्छे लोगों के ले रहे हैं, विकास का काम होगा बड़ी तरीके से। अभी 8 महीने कोरोना का प्रॉब्लम था, ये पूरे देश भर था, तो उसके वजह से सरकार अपना कुछ कर नहीं पाए। बट अभी कोरोना पे था, क्योंकि वो सबसे इम्पोर्टेंट और प्रायोरिटी था। तो अभी वो कम हो रहा है। तो अभी आप देखेंगे सरकार कितने अच्छे तरीके से काम करेंगे और कितना विकास करेंगे, आपको आने वाले साल भर के अंदर मालूम पड़ेगा। और रहा परभनी का विषय, परभनी ये सबसे बैकलॉग है, बैकवर्ड एरिया रह चुका है मराठवाड़े के अंदर भी। तो कल माननीय अशोक चौहान साहब ने भी ये कहा है कि जितना इधर डेवलपमेंट कर सकते हैं वो करने वाले हैं, और इधर के जो रास्ते हैं, रास्तों का प्रश्न छोड़ने वाले उसको वो छोड़ने वाले हैं। और दूसरा कि उन्होंने अभी जो कोई पायलट बेसिस पे, आपको आने वाले टाइम पे मालूम पड़ेगा, कल पत्रकार परिषद में भी उन्होंने कहा कि इधर कोई 2-3 पायलट प्रोजेक्ट्स वो करने वाले हैं, जिसके कि महाराष्ट्र में एक अलग से चीज दिखा जाएगा कि इधर इस परभनी में ऐसा हुआ है विकास। और रहा कि जैसे कि इंडस्ट्रीज, तो इंडस्ट्रीज लाने का हम प्रयत्न करेंगे। और रहा लोगों का, यंग यूथ लोगों का एम्प्लॉयमेंट का, उसके लिए मैं हमेशा खड़ा हूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जिसको किधर इधर कोई फैक्ट्री नहीं, तो बट आपको मैं बाहर किधर नौकरी लगाना चाहता हूँ तो मैं लगाने को तैयार हूँ। दूसरे स्टेट में हो या अरब कंट्रीज में हो या फॉरेन कंट्रीज में हो, मैं आपको नौकरी लगा सकता हूँ। सिर्फ मेरे को बस कोई कहना चाहिए कि मेरे को इधर एम्प्लॉयमेंट चाहिए, मेरे को नौकरी चाहिए। हमेशा मैं युवक के पीछे हूँ, युवक के साथ रहूंगा, और उनको कभी भी रोजगार उपलब्ध करना है तो मैं हमेशा उनको, सिर्फ मेरे को मालूम तो पड़ना चाहिए कि मुझे नौकरी चाहिए। जब कोई मेरे को ऐसा बोले कि मुझे नौकरी दिला दीजिए, तो मैं 100% उनको मदद करूंगा। और रहा इंडस्ट्री का बात, तो इंडस्ट्री लाने की हम कोशिश करेंगे। मेरा इलेक्शन के टाइम पे भी पहला मैनिफेस्टो में वही था कि मैं कोई इधर बड़ा उद्योग लाऊंगा जिधर की लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो वो तो मेरा जारी रहेगा, और मैं पक्का वो तो हम करेंगे, वो तो कोशिश करने वाले ही है। नागर साहब, जैसा कि अभी किसानों का जो ये ज़्यादा बारिश की वजह से जो नुकसान हुआ है, उसकी आपने कल मांग की है कि जल्द से जल्द किसानों के अकाउंट में पैसे आने चाहिए जो नुकसान उनको हुआ है, ताकि दिवाली जो है वो अच्छे से मना सके, काली दिवाली ना हो। उसके लिए कब तक हो जाएगा? अभी वो सरकार का निर्णय, सरकार ने सब अभी मांग की है। मैं तो किसानों के लिए मांग तो करूंगा, और सरकार हमारे, तो हम तो सरकार पे हम झगड़ा करके हम प्यार से ले लेंगे, तो हक से ले लेंगे हम, तो हमारा हक है। हाँ, उधर मंडल में नुकसान हुआ है, तो उसके पूरे अभी सर्वे कलेक्टर साहब कर रहे और हो चुके हुए, तो ऊपर वो प्रस्ताव गया और वो तुरंत प्रस्ताव मंजूर होगा और लोगों के खाते में पैसे आएंगे, और शासन अच्छे तरीके से सबको पैसा देंगे। जो भी देना है, जो भी नुकसान हुआ है, तो उसका भरपाई सरकार करेगी। जो कि अभी आप देखेंगे ये सरकार बहुत मजबूत है, और 3 पार्टी की सरकार बनी हुई है, और सब सीनियर लीडर है, अनुभवी लीडर है। माननीय शरद पवार साहब ने ये तीनों पार्टी को लेके सरकार बनाई है, और हमारे सीएम साहब भी बहुत अच्छे लोगों के बारे में, किसानों के बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं। वो दिल और मन से, दिमाग से काम करते हैं, भावनिक आदमी हैं, लोगों के हित का सोचते हैं। और हमारे अशोक चौहान साहब भी वैसे ही है, लोगों के फायदे के लिए वो कर रहे हैं। मराठवाड़े के लिए चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री रह चुके हुए 2 बार, बाकी के बहुत सारे मंत्रिमंडल में भी रहे हुए हमेशा। और माननीय शंकर चौहान साहब जो थे, उनके मार्गदर्शन पे हम सब, मेरे पिताजी हो, चौहान साहब थे, विलासराव साहब थे, सब उनके नेतृत्व के नीचे उन्होंने राजनीति की हुई सबों ने, और सब लोगों के और किसानों के और गरीबों के हित चिंतक है। और ये जो तकलीफ हुई है, जो भी अभी जो ओला दुष्काल बोला जाता है, जो जिसके वजह से हुआ इस बार, तो उसका प्रश्न पक्का हमारी सरकार अच्छे तरीके से छोड़ेगी, और इस प्रश्नों को
और किसानों की जो भी तकलीफ है वो आने वाले टाइम पे आपको दिखेगा, कोई प्रश्न रहेगा नहीं। जो आज अभी मोदी सरकार ने अभी जो निर्णय लिए, जो किसानों के खिलाफ लिए और जो कर्मचारियों के, कामगारों के खिलाफ लिए, आज वो एक बहुत बड़ा गलत डिसीजन है। आप आज कल कोई 3-4 साल कोई कंपनी में काम कर रहा है और बाद में उसको परमानेंट नहीं कर सकते, उसको निकाल देना पड़ेगा, तो फिर वो कितना अस्थिर रहेगा। अब कोई भी अस्थिरता एक लिमिट में रहती है, क्योंकि आपके वो चीज़ आपको इनस्टेबल रखती है लाइफ में। कोई भी चाहता है कि स्थिरता रहे, बट अपने खुद के फायदेमंद के लिए, अपने उनके कोई दोस्त लोग हैं जो बड़े बड़े उद्योगपति, आप लोग को नाम मालूम होगा, अदानी बोलते हैं, अंबानी बोलते हैं, सिर्फ उनके हिसाब के लिए काम करते हैं, उनके पॉलिसी के लिए करते हैं। किसानों को गुमराह किया जा रहा है कि जब आप एक छोटा किसान किधर जाके उसका माल बेचेगा। हाँ, उसको जो पहला एपीएमसी था वो एक नियम था, पैसे उधर कलेक्ट होता था, उधर जाके सिर्फ उसको माल रखना था, उसको पैसे मिलते थे और वो जाता था। अभी उसको माल बेचने नहीं देने का, उसको चाहिए उधर बेचो, ये सब बड़े कंपनियों को मदद करने का काम है। ब्लैक मार्केटिंग बढ़ावा दिया, इसको ऑफिशियल किया इन्होंने। जो पहला स्टॉक रखने का लिमिटेड होता था, कोई भी ट्रेडर को एक लिमिटेड स्टॉक रखने का दिया जाता था, अब वो अनलिमिटेड स्टॉक रख सकते हैं। मतलब आपको वो चाहिए उतना ब्लैक मार्केटिंग करेंगे तो आने वाले भविष्य में ये किसान, आने वाले भविष्य में ये किसानों को नहीं, ये जो साधारण जो आम जनता है उनको भी तकलीफ होगी। तब वो भाव बढ़ाएंगे उनके हिसाब से। जब दिवाली आएंगे तो तूर दाल का भाव बढ़ा देंगे, जब अप्रैल का सीजन आएगा तो कोई उस टाइम का अलग सीजन बढ़ा देंगे, तो 100 रुपये किलो लेके जाएंगे। जब उनके हिसाब से वो भाव तोल करेंगे तो गरीब लोग तो इस पे मरेंगे। 10 रुपये की चीज़ वो 100 रुपये करेंगे तो इस पे फायदा तो उन उद्योगपतियों को ही होगा। तो ये लोगों ने समझना चाहिए। और मैं सब विनती करूंगा, सबसे विनती करूंगा, सब किसानों से, इनसे कि इसके खिलाफ रहे, कि ये आपके आने वाले भविष्य को ख़त्म करने वाले हैं। तो इसके लिए ये चीज़ है, ये जैसे कि देश में, पूरे जग में तो कोरोना से सब परेशान है, बट हमारे देश में तो 2 तकलीफ है, एक तो कोरोना और एक बीजेपी सरकार। ये दोनों कोरोना जैसे है और ये पक्का जैसा कोरोना दूर हो गया वैसे ये भी सरकार जाएगी और ये कुछ कर नहीं पाएंगे और फिर से कांग्रेस की लहर वापस पूरे देश भर में आने वाली है। माननीय सोनिया गांधी जी के नेतृत्व के नीचे और राहुल जी और प्रियंका जी मैडम के, इनके नेतृत्व पे फिर से कांग्रेस की सत्ता हर राज्यों में और केंद्र में आएगी। और किसानों और हम कांग्रेस सरकार हमेशा किसानों के फेवर में रही हुई है, रोजगार के फेवर में रही है। आप 25 साल का, 30 साल का करियर देखिएगा, ये देखिए कांग्रेस का, और ये इनका 7 साल का देखिए। इन्होंने क्या किया, सिर्फ जुमला दिया गया। पहले इलेक्शन 2014 के लड़े गए कि बोले कि आपको 15 लाख रुपए, 10 लाख रुपए आपके खाते में आएंगे। फिर बाद में पूछा अमित शाह जी से क्या हुआ, तो बोले वो तो चुनावी जुमला था, खुद ही बोलते चुनावी जुमला था, मतलब लोगों को बेवकूफ़ बनाया। फिर उन्होंने बाद में 2019 में कुछ मुद्दा नहीं था, लहर प्रॉब्लम था, तो दूसरे मंदिर मस्जिद के सब्जेक्ट रहेंगे या जो जाति पाति का राजकारण करते हैं, पुलवामा पे राजनीति की गई, सिर्फ लोगों के भावना से खेलते। हाँ, इनका वो गलत तरीका है। अभी लोगों को फिर से मालूम पड़ा पूरे कोरोना के टाइम पे, कोरोना के टाइम पे जिस तरीके से कोरोना के टाइम पे इन्होंने क्या किया, कोरोना का सब्जेक्ट छोड़ के सुशांत का मर्डर 5 महीना सुशांत के ऊपर किया, जबकि वो सुसाइड था, ये सबको मालूम है। पर कितनी गंदी राजनीति की गई, जबकि उनके कोई परिवार ने ऐसा कंप्लेंट नहीं किया था सदस्य ने कि मर्डर है तो आप इसके मर्डर की, वो उनका कंप्लेंट अलग था, बट इन्होंने उस कंप्लेंट को पूरा तोड़ मोड़ के, उनको कोई है ऐसे उनके शुभचिंतक मीडिया में भी जो उनको सपोर्ट करते, जो सबको मालूम है क्या हो रहा है भारत देश में, जिस तरीके से उस तरीके से चल रहा है, तो ये गलत है। लोगों को अभी ये समझ के आ चुका है कि ये अभी बीजेपी क्या कर रही है, गंदी राजनीति कर रही है, खुद की बातें रख रहे हैं। कोई अच्छा काम भी हो रहा है दूसरे राज्यों में तो उसको बताया नहीं जा रहा है, और ये ऐसा दिन बहुत दिन चल नहीं सकता है। ये हिटलरशाही नहीं है, हिटलरशाही थी तो वो भी खत्म हुई, तो ये ऐसे बहुत हिटलर आके गए, तो ऐसा हमारा देश ब्रिटिश को भगा सकते तो फिर ऐसे हिटलर को भी भगाएंगे। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की छठी सबसे अहम खबर पर नज़र। छठी जो अहम खबर है वो कोविड-19 को लेकर है, कोरोना वायरस को लेकर है, जो रोज़ाना मेडिकल बुलेटिन हम आपको सुनाते हैं। तो आज 31 अक्टूबर की प्रेस नोट में बताया गया है कि कुल मिलाकर 56,724 लोगों के स्वैब के नमूने लिए गए थे, जिनमें से जिनकी रिपोर्ट निगेटिव आई है ऐसे लोगों की तादाद 49,862 बताई जा रही है। तो वहीं पर पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट में कोरोना पॉजिटिव पेशेंट की तादाद 6,563 बताई जा रही है। तो वहीं पर इनमें से जो डिस्चार्ज हुए हैं, पूरी तरह से ठीक होकर अपने घरों को जा चुके हैं, ऐसे पेशेंट की तादाद 6,095 बताई जा रही है। तो वहीं पर पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट में पूरे कोरोना काल में कोरोना के चलते मरने वाले पेशेंट की तादाद बढ़कर 265 हो चुकी है। 265
लोगों की मौत कोरोना के चलते अब तक पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट में हो चुकी है। तो वहीं पर ज़ेरे इलाज पेशेंट की अगर बात की जाए तो ज़ेरे इलाज पेशेंट आज भी 203 एक्टिव पेशेंट परभनी में इलाज ले रहे हैं। तो वहीं पर अगर आज 31 अक्टूबर के दिन की बात की जाए तो आज के दिन पॉजिटिव पेशेंट मिलने की तादाद ज़्यादा है। 37 लोग आज पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट में कोरोना पॉजिटिव पाए गए। तो वहीं पर 27 लोगों को डिस्चार्ज मिला है। तो पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट में एक की मौत कोरोना के चलते आज 31 अक्टूबर को हुई है। वो भी एक जो पेशेंट थे वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले बताए जा रहे हैं जिनकी मौत हुई है। कुल मिलाकर आज ये 31 अक्टूबर का मेडिकल बुलेटिन था जिसकी तफसीली मालूमात हमने आपको दे दी। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि परभनी ज़िला प्रशासन और ख़ास तौर पर परभनी के ज़िला कलेक्टर दीपक मुंगड़ीकर साहब इनकी जानिब से पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट की जनता से अपील की जा रही है कि माज़ा कुटुंब माजी जवाबदारी इस मुहिम में पूरी शिरकत कीजिए। अपने घर वालों का, ख़ानदान वालों का, दोस्त परिवार का कोरोना टेस्ट ज़रूर करवा लीजिए। ऐसी अपील जिला प्रशासन बार बार आपसे कर रहा है। वहीं हम अपने दर्शकों से ये गुजारिश करते हैं, ये अपील करते हैं, ये रिक्वेस्ट है हमारी आपसे कि आप हमारे चैनल परभनी अपडेट न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो ज़रूर करें ताकि आपकी राय हमें मालूम हो सके। और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हर खबर सबसे पहले आपको मिल सके। तो अपना बहुत ख्याल रखिए, ज़िला प्रशासन की गाइडलाइन का पालन कीजिए, अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए परभनी अपडेट न्यूज़।